अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमपीक्यूज। ओके, तो कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुई होगी और एक ही क्वेश्चन एज यूजुअल लेते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर डैश कंडीशन इन। तो फर्मेंटेशन किन में होता है? फर्मेंटेशन को हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के लेवल पे डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। प्रोकैरियोट्स भी फर्मेंटेशन करते हैं, यूकैरियोट्स भी फर्मेंटेशन शो करते हैं। इवन हमारी मसल सेल भी फर्मेंटेशन शो करती हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्मेंटेशन के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है। एनारोबिक प्रोकैरियोट्स भी करते हैं और एनारोबिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, बट ये भी यहाँ पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जरूर लिखा हुआ है, लेकिन हमारी भी मसल सेल्स जो हैं वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शो करती हैं। ओके, सो आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा, दैट इज डी। क्वेश्चन है, इन विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस NADH इज फॉर्म्ड। तो ये हमेशा याद रखना ना, फोटोसिंथेसिस में NADPH बनता है, यहाँ पर NADH बनता है। तो हम कहाँ पर देखते थे? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता था बेटा? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। फिर ये टूटते थे किसमें किसमें? PGAL और DHAP में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देन ये PGAL जो है किस में कन्वर्ट होता था? 1,3 PGA। ठीक है, बाई PGA। और यहां पर हम देखते थे NADH2 का फॉर्मेशन, राइट। यहां पर ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम याद रखना है इसको। ठीक है, तो हम कहां देख रहे हैं, किसके बनने में हम देख रहे हैं कि NADH2 मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, तो ये हो गया। ट्रायोस फॉस्फेट जो है हम इसके लिए यूज कर लेते हैं, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए। तो आंसर हो गया हमारा, दैट इज डी। क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस इज अ चेन ऑफ हाउ मेनी रिएक्शंस। तो हमने देखा है क्लियर, 10 एंजाइम्स के नाम हमने बहुत अच्छे से याद किए हैं, दैट इज 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन है ये। ओके, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे तो कहाँ कहाँ आइसोमरेज एंजाइम यूज होता है, ये भी हो सकता है। ओके, तो कितनी जगह पर आइसोमरेज यूज होता है? दैट इज 2 जगह पर, एक जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और एक जब DHAP फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। काइनेज की एक्टिविटी कितनी है, ये सब चीजें आपको अलग अलग से करके रखना होगा। तो आंसर हो जाता है, दैट इज C10। क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इन प्लांट इज। तो रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको ब्रेक किया जाता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ये है ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टू रिडक्शन। तो ये रिडक्शन तो होती नहीं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा अगेन डी। क्वेश्चन है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन। कौन सा होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन? जब हम कार्बोहाइड्रेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हैं या फैट को हम जब यूज करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाता है BNC। और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, दैट इज व्हेन जब प्रोटीन जो होता है, जब प्रोटीन को हम एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हैं। क्वेश्चन है, इफ नेट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर इज हायर देन दैट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इज नहीं, ये इज हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा? अब देखो, किसी प्लांट के पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर है इस रिजर्व फूड में, ठीक है, फूड में, और वो इससे ज़्यादा जो है मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू इतनी बना रहा है और हम 150 खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब यदि रेट ऑफ रेस्पिरेशन हायर हो जाएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से, उस केस में प्लांट जो है फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा डाई ऑफ स्टार्वेशन। क्लियर, भूखमरी से मर जाएगा। क्वेश्चन है, when tripalmitin is used as respiratory substrate in aerobic respiration, the process consume 145 molecule of oxygen and release 102 molecule of CO2. Then RQ value of tripalmitin, that is ये फैट है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं 102/145, तो ये जो आता है दैट इज 0.7। ठीक है, तो फैट का RQ वैल्यू जो होता है लेस देन 1 होता है। फैट एंड प्रोटीन का
RQ लेस देन 1 होता है और ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 होता है और कार्बोहाइड्रेट का ऑलवेज 1 होता है। ओके, तो आंसर हो गया दैट इज सी। क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ डायग्राम शोइंग एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, प्लेस द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट टर्म फॉर द सिंबल ABCDE। तो इसको हम देखते हैं, ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। ये पुरानी NCERT से रिलेटेड डायग्राम है, ठीक है। तो ये किसकी इमेज दिख रही है हमें? F0 F1 पार्टिकल की, ठीक है। अब जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर लोकेट होगा, ए क्या हो जाएगा? देखो ADP और IP, C इज IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये मिलकर क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गई? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या हो रहा है? कौन जा रहा है यहाँ से? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन करता है? हाइड्रोजन। कितने प्रोटॉन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करते हैं? तो एक ATP की सिंथेसिस होती है 4। और क्या बचा यहाँ पे? और कुछ बचा क्या? E तो हमने देखा, ये हो गया, D प्रोटॉन हो गया। अब बढ़ते जाओ, A इज ATP, B इज F1, B F1 है, ठीक है। A इज ATP, B इज F1, ATP F1। C जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दोनों में ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। फिर D जो है, D कहाँ है? D प्रोटॉन है और E जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हमारा आंसर होता है दैट इज C। ओके, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप यहां पर देखो, पायरुवेट इज फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो पायरुवेट कहाँ बनता है? ये साइटोप्लाज्म में बनता है, की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होती है साइटोप्लाज्म में। During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of ATP is directly synthesized. This is wrong. Directly जो synthesize होता है वो GTP होता है, ठीक है। Oxygen is vital in aerobic respiration for the removal of hydrogen. This is right statement. हम ऑक्सीजन का फंक्शन ही यही पढ़ते हैं कि सिस्टम से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। There is a complete breakdown of glucose in fermentation. तो ये wrong है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है या पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। तो राइट स्टेटमेंट इज सी। क्वेश्चन है कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटेलाइज्ड बाय। तो कौन कैटेलाइज करता है इसको? हेक्सोकाइनेस कैटेलाइज करता है। और हेक्सोकाइनेस को हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में भी पढ़ते हैं। ये हेक्सोकाइनेस एंजाइम है। यदि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ज़्यादा अमाउंट हो गया तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आकर के इस हेक्सोकाइनेस एंजाइम से जुड़ जाएगा और इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, और जिसके कारण इससे ग्लूकोज नहीं जुड़ पाएगा और ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्शन रुक जाएगा। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन दैट इज इस लेवल पर, ठीक है। की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ओके, ये सब चीजें याद रखना है। तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेस का आया तो इसलिए इसको याद रख लीजिए। दिस इज द की एंजाइम। क्या करता है ये? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराता है ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, और ये की रेगुलेटिंग एंजाइम है। इनोलेस कहाँ पर काम करता है? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। हमने क्लियरली देखा था ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल वाटर के भी बनते हैं, ठीक है। एल्डोलेस कहाँ पर था? जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट टूटता है 1 मॉलिक्यूल PgAl एंड 1 मॉलिक्यूल DHAP में। तो सारे एंजाइम्स याद रखना, इसमें आप लोग कोई भी वो मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व्स। तो क्रेब्स साइकिल में कहाँ से होता है बेटा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम A इंटू CO2 ये तो होता है। क्रेब्स साइकिल हम स्टार्ट ही कराते हैं कहाँ से? दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है प्लस 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल CoA। तो ये राइट है। दूसरा है रिडक्शन तो होना ही नहीं है, ऑक्सीडेशन होना है। सी है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इन ग्लूकोज, कुछ भी लिखा हुआ है। डी है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू अल्कोहल एंड CO2, ये तो फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है साइटोक्रोम्स हैं। तो साइटोक्रोम्स हम कहाँ पढ़े हैं अभी? दैट इज ETS में। साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C जो है मूवेबल प्रोटीन है। साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम A/A/A3
साइटोक्रोम ए और A3 जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 में थे, कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम C1 था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या है, आयरन कंटेनिंग विथ पोरफायरिन पिगमेंट, और इनकी सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, जो कि क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्वेश्चन है, इन जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड द RQ वैल्यू विल बी, तो RQ वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0.7 होगी, क्योंकि कैस्टर सीड जो होता है वो ऑयली सीड होता है, कैस्टर ऑयल निकलता है, और ऑयल जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा, पहले ऑयल डेफिनेटली फैट लाइपेज के एक्शन से किस में टूटेगा, दैट इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में टूटेगा। प्योर फैट एंड प्योर प्रोटीन कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होते, पहले वो ब्रेक डाउन होते हैं अपने कंपोनेंट पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लेस देन 1, 0.7। क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमारेट इन द क्रेब्स साइकिल इज ड्यू टू, तो सक्सिनिक एसिड का फ्यूमारिक एसिड में कन्वर्शन जब होता है तो क्या बनता है, FADH2 बनता है। ठीक है, और इसके लिए जो एंजाइम होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, तो क्या होता है इसमें, सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है और FADH2 की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या सक्सिनिक एसिड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दैट इज आंसर हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट या ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड, दोनों में से कुछ भी बोल दो। क्वेश्चन है, अ ग्लूकोज फेड यीस्ट सेल इज मूव्ड फ्रॉम एरोबिक एनवायरमेंट टू एनारोबिक 1। ठीक है, पहले यीस्ट की यीस्ट जो होती है वो फैकल्टेटिव एनारोब होती है, यदि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो बोलती है कोई बात नहीं मैं एनारोबिकली रेस्पिरेशन कर लेती हूँ, तो उस केस में यीस्ट जो है क्या करेगी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगी। ठीक है, तो अ ग्लूकोज फेड yeast cell is moved from aerobic environment to an anaerobic one. For the cell continue generating ATP at the same rate, glucose consumption should increase. तो इसका आंसर हो जाता है 19 टाइम। ठीक है, सिंपल है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो एक ग्लूकोज से कितने ATP मिलेंगे हमें, 38 ATPs मिलते हैं। ठीक है, यदि ये एरोबिक का केस है। एनारोबिक के केस में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP मिलते हैं हमें, सिर्फ 2 ATP मिलते हैं। ये पहले एरोबिकली रेस्पिरेशन कर रही थी और यहाँ पे सपोज इस यीस्ट सेल की रिक्वायरमेंट ATP रिक्वायरमेंट 38 ATP थी और ऑक्सीजन अवेलेबल थी, तो वो एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके 38 ATP प्रोड्यूस कर लेती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इसी को क्या कर दिया, एनारोबिक सिचुएशन में डाल दिया। ये बोलती कि कुछ भी हो जाए, आपको ऑक्सीजन मिले चाहे नहीं मिले, मुझे 38 ATP प्रोड्यूस करके दो यदि इस सेल को जिंदा रखना है। तो उस केस में मेरे पास क्या ऑप्शन होगा, मैं 19 ATP को, 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एनारोबिक रेस्पिरेशन में भेज दूंगी। एक ग्लूकोज से 2 ATP मिलते हैं तो 19 से मुझे 38 ATP मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में कर दोगे तो ये 19 जो दैट इज ग्लूकोज का कंजप्शन जो है, एक से काम चल रहा था एरोबिक में, तो वही काम हमें उतने ही ATP प्रोड्यूस करने के लिए एनारोबिक में 19 ATP ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंज्यूम कराना पड़ता है। दैट इज आंसर हो गया C। क्वेश्चन है, एवरी लिविंग सेल हैव एंजाइम्स ऑफ, तो ग्लाइकोलिसिस कोई भी लिविंग सेल है, जैसे आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो एक यूकैरियोटिक सेल है लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं, तो जो भी सेल्स लिविंग है उनमें ग्लाइकोलिसिस जरूर होगी। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होगी ही होगी, ये तो हो चाहे नहीं हो चल जाएगा, लेकिन इसके बगैर कोई भी लिविंग सेल, कोई भी सेल है और वो लिविंग रहना चाहती है तो उसको मिनिमम ग्लाइकोलिसिस तो करना ही पड़ेगा। तो आंसर हो गया C। क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोटॉन विल बी डिफ्यूज फ्रॉम आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इफ पायरुविक एसिड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, एक पायरुविक एसिड, जब एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है CO2 प्लस H2O में, ठीक है, तो कितने ATP बनाता है, सॉरी कितने NADH बनाता है, वो 4 NADH बनाता है और एक FADH बनाता है। ठीक है, 4 NADH से कितने ATP बनेंगे, 12 ATP, एक FADH से 2 ATP। ठीक है, दैट इज टोटल मिलके दैट मीन्स 14 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। एक ATP के प्रोडक्शन के लिए, एक ATP की प्रोडक्शन के लिए आपको कितने प्रोटॉन को क्रॉस कराना पड़ता है, ये हो गया, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है,
यदि आपको एक एटीपी प्रोड्यूस कराना है तो आप 4 प्रोटॉन पास करा रहे हो, तो कितना करवाना है 14, ठीक है। तो 14 दैट इज कितना हो जाएगा, एक के लिए 4 तो 14 के लिए 14 इंटू 4 दैट इज 56, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली पुराने मैंने इसमें जानबूझ के नहीं किया, आप लोग को जो एमपीक्यू का मिलेगी शीट मिलेगी उसमें 56 ही है ए ऑप्शन, बट मैं इसलिए इसमें चेंज नहीं किया है कि डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये पुरानी कॉन्सेप्ट जिसमें 2H दिया हुआ है एक एटीपी की सिंथेसिस के लिए 2 हाइड्रोजन की बात करते हैं, उस हिसाब से 14 2 28 हो जाता है। लेकिन अभी नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, एक एटीपी सिंथेसाइज कराना है तो 4 एटीपीज को आपको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजना पड़ेगा। अब ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज A56 जो आप लोग की शीट में क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और, ये क्वेश्चन जो ओरिजिनली क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें तो उन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी प्रोटॉन विल बी पम्प्ड लिखा हुआ है, पंप यानी एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो हाउ मेनी प्रोटॉन विल बी पम्प्ड फ्रॉम आउटर चैम्बर, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं कुल मिलाकर के इसको एक चीज और ऐसा ही एक और क्वेश्चन बना रही हूँ। यदि यही बोलता कि हमें एक पायरुविक एसिड को हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है हम ETS की बात करना है हमें, तो 4 NADH प्रोड्यूस करेंगे और एक FADH प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक NADH हमने देखा था कि एक NADH जब ETS में क्रॉस होता है, ठीक है, तो कितने प्रोटॉन्स को भेजता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, कितने को भेज रहा था, 10 को भेज रहा था, 10 प्रोटॉन टोटल। कॉम्प्लेक्स 1 4 को भेजता है, कॉम्प्लेक्स 3 4 को भेजता है, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है 2 को भेजता है। ये भी इंडिविजुअली याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 2 किसी भी प्रोटॉन को नहीं भेजता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस किसी भी प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स 1 करता है, 3 करता है एंड 4 करता है, 4 4 2 करता है। और तो 4 NAD है, तो 4 NAD, जब 4 NAD एक पायरुविक एसिड से हमें टोटल उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें 4 NAD मिल रहे हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 1 से 10 हो रहे हैं, तो 4 NAD से 40 प्रोटॉन की पंपिंग की जाएगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आउटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और एक FADH2 के लिए कितनी की जाएगी, 6। तो दैट इज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, कहाँ से कहाँ भिजवा रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचवा रहा है या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचवा रहा है, ठीक है। जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचवा रहा है दैट इज ATP सिंथेसिस से रिलेटेड है, और सिंपल ये क्वेश्चन बन रहा ऑक्सीडेशन से, तो 4 NADH बनेंगे, और यदि वो पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कितने प्रोटॉन भेजे जाएंगे, उस केस में सीधा कैलकुलेट कर लो, एक NADH 10 प्रोटॉन, एक FADH 6 प्रोटॉन, ठीक है। तो दैट इज टोटल 46 प्रोटॉन भेजे जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आउटर मेम्ब्रेन स्पेस में, राइट। तो दोनों टाइप से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो राइट आंसर जो है आप लोग की शीट में है दैट इज 56। क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल इज कंसिडर्ड एज एम्फीबोलिक बिकॉज ऑफ फैक्ट एज फॉलो। तो यहाँ पर सिंपल सा है, देखो एम्फीबोलिक दैट इज एनाबोलिक भी होगी, सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होगी, और कैटाबोलिक भी होगी, ठीक है। तो हम कैटाबोलिज्म तो मतलब बिल्कुल क्लियर ही है, रेस्पिरेशन जब भी पढ़ते हैं, हालांकि यहाँ पर सिर्फ क्रेब्स साइकिल लिखा हुआ है। तो क्रेब्स साइकिल में भी हम देखते हैं कि एसिटाइल को एंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो 3 मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकलते हैं, एक CO2 मॉलिक्यूल लिंक रिएक्शन में निकलता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जरूर 3 CO2 निकलते हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल में हम 2 जगह ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन देखते हैं, ठीक है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सेनाइल कोएंजाइम में। तो इन 2 स्टेप के बीच में हमें एक एसिटाइल कोएंजाइम से 2 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, ओके। तो ये तो क्लियर है कि दैट इज कैटाबोलिक रिएक्शन तो है। एनाबोलिक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल किस तरीके से है कि एसिटाइल कोएंजाइम है, उससे हम फैटी एसिड की भी सिंथेसिस कर सकते हैं, जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उससे हम एस्पार्टिक एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं, जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है उससे ग्लूटामिक एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है
वो क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, पायरोल की सिंथेसिस का रॉ मटेरियल होता है। तो हम देख रहे हैं कि क्रेब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उससे हम कई एनाबॉलिक रिएक्शंस को भी करवा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से क्रेब्स साइकिल जो है वो एम्फीबोलिक है, क्योंकि हम यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन दैट इज कंप्लीट एसिटाइल को एंजाइम का ऑक्सीडेशन भी देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनाबोलिज्म में इन्वॉल्व हैं। तो आंसर जो हो जाएगा दैट इज हमारा हो जाएगा ए एंड सी। ओके, क्वेश्चन है मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो मार्कर एंजाइम जो होता है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो होता है वो यहाँ पे यूज होता है सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमारिक एसिड के बनने में, जहाँ पर FADH2 की सिंथेसिस होती है। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस इज मार्कर एंजाइम एंड मार्कर एंजाइम, और इसके अलावा क्या है, ये क्रेब्स साइकिल का यही एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, और ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स 2 के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल दैट इज कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ OAA। एसिटाइल को एंजाइम का ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ जब कंडेंसेशन होता है तो एंजाइम जो होता है सिट्रेट सिंथेटेज होता है, जो और सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज। तो सिंपल सा देख लो, ये मोनोसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, ये एक ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा और एक फ्रक्टोज प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है आपको सुक्रोज प्रोड्यूस करके देगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो हमने जो एक चार्ट देखा था उसमें देखा था कि पायरुविक एसिड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रोटीन भी ज्वाइन कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी एसिटाइल को एंजाइम ए से ज्वाइन कर सकते हैं रेस्पिरेशन को, देन इसके अलावा फैट भी एसिटाइल को एंजाइम ए दैट इज फैटी एसिड जो है वो भी एसिटाइल को एंजाइम ए से ज्वाइन कर सकता है। तो ये एक कॉमन पॉइंट है जहां से सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर है सी। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट आप लोग पढ़ो इसको, कौन सा रॉन्ग है स्टेटमेंट। 1 FADH2 इज प्रोड्यूस्ड, ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। एक GTP प्रोड्यूस होता है, ये भी राइट हो जाएगा। इसको मैं राइट करूं कि रॉन्ग करूं, अब बता दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में NADP नहीं बल्कि NADH प्रोड्यूस होता है, P नहीं होता। ये जो है ये P वाला जो है ये हम फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस करवा के आ चुके हैं। 2 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, तो बिल्कुल राइट है। आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बनने में और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनने में दो बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ये हमने क्लियरली बात की है कि क्रेब्स साइकिल में 2 जगह और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 3 जगह ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, तो सी इज द आंसर, वो रॉन्ग है रिगार्डिंग क्रेब्स साइकिल, सी इज रॉन्ग। ओके, आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन है हाईएस्ट कैलोरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो फैट जो होता है उसमें हाईएस्ट कैलोरी स्टोर होती है। ठीक है, 1 ग्राम में कितनी होती है, 9 किलो कैलोरी, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी है, 4 किलो कैलोरी। ओके, तो ये हो गया, तो दैट इज आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन है द कनेक्टिंग लिंक अमंग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज। तो इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है, दैट इज एसिटाइल को एंजाइम ए। ये सारी चीजें एसिटाइल को एंजाइम ए, ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड बनाएगा, फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन से वो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं दैट इज यहाँ पर ज्वाइन करती हैं। ओके, तो आंसर हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन, तो एसिटाइल को एंजाइम ए। क्वेश्चन है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कंटेन्स। तो एडिनोसाइन ADP की बात कर रहे हैं, ADP, AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड ATP। तो यहाँ पर जो सिंगल ये फॉस्फेट है ना, ये हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं होता है,
ADP में एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है और ATP में 2 हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और ये हम डाइफॉस्फेट की बात कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा 1 हाई एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, और तो ये हो गया, आंसर हो गया A। क्वेश्चन है एन ATP मॉलिक्यूल इज स्ट्रक्चरली मोस्ट सिमिलर टू मॉलिक्यूल ऑफ। तो ATP मॉलिक्यूल जो होता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, और राइबोन्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, RNA मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, RNA इज पॉलीमराइज्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो और जो मतलब जो ATP में जो शुगर है वो राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस नहीं है, राइबोस शुगर है। तो ATP इज राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी हम नहीं बोलते हैं उसको, हम एडिनोसाइन बोलते हैं। ठीक है, यदि डीऑक्सीराइबोस शुगर होती तो हम डीऑक्सी एडिनोसाइन बोलते। ठीक है, तो आंसर हो गया A। क्वेश्चन है इन फर्मेंटेशन यीस्ट सीक्रेट वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो यीस्ट है वो ग्लूकोज को C6H12O6 ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड बनाता है। पायरुविक एसिड से पहले वो CH3CHO बनाता है। ठीक है, तो एक एंजाइम काम करता है जो है वो होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, और फिर दूसरा एंजाइम काम करता है जो इसको C2H5OH पे कन्वर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। और इन दोनों एंजाइम को कंबाइंडली पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो CO2 रिलीज कर रहा है और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस जिसका जिंक जो होता है को फैक्टर के रूप में होता है, इन दोनों को कंबाइंडली हम जो कहते हैं दैट इज जाइमेज कहते हैं। इन दोनों का को कंबाइंडली हम जाइमेज कहते हैं। ठीक है, तो जाइमेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, क्वेश्चन है इन मसल from 3 molecule of glucose 2 are completely oxidized and 1 is incompletely oxidized, then what will be the number of total NAD plus molecule utilized in ATS। जब ATS की बात हो गई तो यानी ये डेफिनेटली एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है, इसमें भी किसकी बात हो रही है, NAD की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर एक्चुअली NADH यूटिलाइज लिखना चाहिए था इनको। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा है NADH कितने यूटिलाइज होते हैं, तो हमें कितने, यदि हम एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लेते हैं तो हमें कितने NADH का प्रोडक्शन मिलता है, ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल मिला करके। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 NADH हमको कहाँ मिलते हैं, ग्लाइकोलिसिस में मिलते हैं। 2 NADH हमको कहाँ मिलते हैं, दैट इज लिंक रिएक्शन में मिलते हैं, और 6 कहाँ मिलते हैं हमको, क्रेब्स साइकिल में मिलते हैं। तो एक ग्लूकोज से हमें 10 मिलते हैं, तो 2 ग्लूकोज से कितने हो गए, दैट इज 20 हो गए। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन है उस हिसाब से हमें आंसर चूज करना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20। ऑक्सीडाइज्ड यूटिलाइज नहीं होते हैं ETS में ETS में रिड्यूस्ड NAD यूज होते हैं, जो अपना हाइड्रोजन जो है ETS को डोनेट करते हैं और फ्री हो जाते हैं फिर से रीयूटिलाइज होने के लिए क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस में। तो जो भी है दैट इज, हम एक चीज हमेशा ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब जैसे ठीक है, अभी आप लोग डाउट सेक्शन में ये कर सकते हो, लेकिन सपोज यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है ना कि आप किसी से पूछोगे कि क्यों ये मिस प्रिंटिंग है। तो आपको वहां पर जो बेस्ट आंसर होगा, जो रिलेट कर पाओगे, उसी को ही आपको करना है। ये नहीं कि इस क्वेश्चन को हम इसलिए छोड़ के आ जाएं कि ETS में कहाँ ऑक्सीडाइज्ड NAD यूज होते हैं, ETS में तो रिड्यूस्ड NAD यूज होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखो कि इस तरीके की मिस्टेक भी हो सकती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मैंने देखा है कि ये जानबूझ के इस तरीके के क्वेश्चन डाले जाते हैं कि एक चेकिंग हो सके, एक एप्टीट्यूड चेकिंग हो सके कि हाँ अवेलेबल रिसोर्सेज में आप लोग किस तरीके से काम करते हो, कि अवेलेबल रिसोर्सेज है, आपने जो भी रिसोर्सेज यहाँ मिल रहे हैं उससे आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया B। ठीक है, या दूसरी चीज नहीं, हमें तो बिल्कुल सही क्वेश्चन दो तभी हम सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो एक चीज है मालूम है, ये अपने यहाँ के एग्जाम में यदि हम US का पैटर्न देखें तो वहाँ सेट एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, उसमें इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे, सब्जेक्ट का भी नॉलेज लिया जाता है। जैसे अभी जो अपनी गवर्नमेंट ने भी जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कॉलेज में एडमिशन के लिए CUT स्टार्ट किया है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो टेस्ट CUT स्टार्ट हुआ है उसमें यही है। तो ये बिल्कुल अच्छी सी बात है, क्योंकि हाँ ठीक है, आप
जब कभी भी आप कहीं पे भी खड़े होते हो ना, तो आपको केवल आपका एकेडमिक मतलब आपका उस सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत काम आता है। तो CUT वही तरीका है, सेट के पैटर्न पे ही है एक तरीके से, कि आपके सब्जेक्ट का भी नॉलेज चेक होगा और इसके साथ ही आपका किसी चीज को सोचने और समझने का तरीका क्या है वो निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये है। क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज अप्रोक्सीमेटली कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तभी हमने बात की थी कि ATP के रूप में हम 40% एनर्जी को कंजर्व कर पाते हैं 38 ATPs में। दैट इज 686 किलो कैलोरी एनर्जी का 277 किलो कैलोरी जो है हम यूज़ कर पाते हैं किलो कैलोरी 38 ATPs में। बाकी जो है वो हमारे बॉडी वो हीट के रूप में रिलीज होती है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस को बना करके रखती है। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी एट कन्वर्टिंग द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इन ATP। अब देखो, अब ATP बनाने में कौन ज्यादा इफिशियंट है कुल मिलाकर के, ये पूछ रहा है। पहला है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक नहीं होती है। ठीक है, फर्मेंटेशन इन यूकैरियोटिक सेल आर मोर एफिशिएंट देन प्रोकैरियोटिक। तो फर्मेंटेशन होता है, चाहे वो एरोबिक में हो, चाहे यूकैरियोट्स में हो, चाहे प्रोकैरियोट्स में हो। सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इज नॉट नेसेसरी फॉर हाई एफिशिएंसी। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसी की वजह से हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बहुत सारे ATP को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, डी है, एनारोबिक कंडीशन आर मच लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये राइट है, एनारोबिक में 7% एनर्जी रिलीज होती है, जबकि इसमें जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट एनर्जी रिलीज होती है 686 किलो कैलोरी, जिसका 277 हम ATP फॉर्मेशन में यूटिलाइज कर पाते हैं। तो डी इज द राइट। क्वेश्चन है, when do cells switch from cellular respiration to fermentation। क्वेश्चन फ्रेम ठीक से नहीं है। तो कब सेलुलर रेस्पिरेशन टू फर्मेंटेशन, तो when electron acceptor are not available। ठीक है, when NADH and FADH2 supply are low, when the proton motive force run down, when pyruvate is not available। तो यहाँ पर सीधे से है, यदि आपको आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिल रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कौन हुआ, दैट इज O2। ठीक है, तो पायरुविक एसिड जो है किसमें जाना पसंद करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में वो ब्रेक डाउन होगा। और यदि व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और नॉट अवेलेबल, जब O2 अवेलेबल नहीं है तो क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस। अच्छा है, बहुत ट्विस्टिंग है इसमें, मतलब ठीक से फ्रेम नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप देखो, दैट इज कोई आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अवेलेबल नहीं है तो इस केस में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। ओके, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। तो दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इनटू पायरुविक एसिड एनारोबिकली। ठीक है, एरोबिकली है। ठीक है, आंसर होता है हमारा बी। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ EMP पाथवे। तो प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है, सीधे प्रोडक्ट पूछा है, इंटरमीडिएट नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज पायरुविक एसिड। ये सारे जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं। मतलब यदि हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज लोगे और प्रोडक्ट क्या बनवाओगे आप, इसका पायरुविक एसिड। ये बाकी जितने भी हैं वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उनको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यदि बाय द वे सपोज यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा तो आप लोग ऑल ऑफ दीज से कंफ्यूज नहीं होंगे। EMP का प्रोडक्ट जो होता है वो पायरुविक एसिड होता है। ओके, रिएक्शन तभी कंप्लीट होती है जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना हो जाता है, दैट इज द एंड प्रोडक्ट। ओके, क्वेश्चन है, ATP सिंथेसाइज्ड इन ऑल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस एक्सेप्ट। तो ATP की सिंथेसिस सभी जगह होती है, किस जगह को छोड़ करके, तो फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड तो डेफिनेटली होती है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ATP की सिंथेसिस होती है। एंजाइम कौन सा है, अभी आप लोग बोलो, दैट इज PK। कौन है, मूवी, पायरुवेट काइनेज। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी होता है।
जो 1,3 बाई पीजीए 3 पीजीए में चेंज होता है, तो भी हम देखते हैं दैट इज फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम था, पीजीके। और फॉर्मेशन ऑफ 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ पर जो ये बनता है PGAL से ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है और बनता है ये 1,3 बाई PGA। यहाँ पर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ NADH2 निकलता है, याद करो, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसमें ये फॉस्फेट जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता। और ATP सिंथेसाइज इन ऑल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस एक्सेप्ट, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा C। इसके बनने के समय ATP सिंथेसाइज नहीं होती है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस ब्लाइंडली, कहीं नहीं जाएंगे हम, दैट इज की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड। क्वेश्चन है यीस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द, कितना % कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो उसके बाद यीस्ट की सेल की डेथ होने लगती है, दैट इज 13%। तो यदि कोई नेचुरली फर्मेंटेटेड ड्रिंक है, एल्कोहलिक ड्रिंक है, नेचुरली फर्मेंटेटेड एल्कोहलिक ड्रिंक जिसमें हम बियर और क्या पढ़ते हैं और एक और वाइन, ठीक है, इसमें जो है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 15-16% हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज 12 से 16%, कैन बियर में तो कम होता है, दैट इज समथिंग 5% कुछ होता है। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है नेचुरल फर्मेंटेटेड अल्कोहलिक ड्रिंक में 15 से 16% होता है। 13% में डेथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और थोड़ा बहुत हो और भी बढ़ गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा टच नहीं करता। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 13%। मैं 15-16 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको कई जगह मिलेगा वाइन में अल्कोहल का परसेंटेज, तो 13 से स्टार्ट हो जाती हैं ये इसकी सेल मरना, तो थोड़ा बहुत और प्रोडक्शन हो सकता है। क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस फ्रॉम पायरुविक एसिड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, CH3 CO COH, ये तीनों कार्बन एक एक कार्बन डाइऑक्साइड बना करके निकल जाते हैं। और हाइड्रोजन तो हम किस में यूज कर लेते हैं, दैट इज हम किस में यूज करते हैं, 3 NADH बनाने में यूज करते हैं और एक FADH बनाने में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। इसका आंसर क्या था, कितना, दैट इज 3 आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज एक पायरुविक एसिड से 3 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज किए जाते हैं। क्वेश्चन है सेकेंड प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन दिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेकेंड एरोबिक रेस्पिरेशन की सेकेंड स्टेप जो हो जाएगी वो हो जाएगी ETS में, दैट इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कहाँ हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन, ओके। देन दैट इज कुल मिलाकर के ETS एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो पहली हो गई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में और दूसरी हो गई वो जो 2 लाइन लिखी हुई हैं, 2 स्टेप्स लिखे हुए हैं उसके रिगार्डिंग है ये। इसको मैं आपको शो भी कर देती हूँ क्योंकि हो सकता है इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि पहली स्टेप तो ग्लाइकोलिसिस है इस तरीके से। तो दैट इज तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स ठीक है, उसके रिगार्डिंग है ये, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है GTP is synthesized in Krebs cycle during conversion of, तो GTP की सिंथेसिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड के बीच में, तो दैट इज यहाँ पर इसको याद रखना है। GTP सिंथेसाइज होता है डायरेक्टली, ATP सिंथेसाइज नहीं होता है। GDP सिंथेसाइज होता है GTP में और GTP और ADP रिएक्ट करके बनाते हैं ATP और GDP, ओके। तो ये हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, दैट इज C। When electron pass from one carrier to another via complex 1 to complex 4 in electron transport chain, they are coupled to, तो जब ये पास होते हैं तो ये किससे कपलिंग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, दैट इज ATP सिंथेस से, ठीक है। और ATP मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है फाइनली कपल्ड होती है ATP सिंथेसिस से ATP सिंथेसिस के लिए। मतलब ये जुड़ी हुई रिएक्शन है कि ETS जो है प्रोटॉन मोटिव फोर्स या प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है एंड ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कॉम्प्लेक्स 5 से ATP सिंथेसिस करके देंगे। आंसर हो गया B। क्वेश्चन है
इन photophosphorilation and respiration एनर्जी यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट आर रिस्पेक्टिवली। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हम फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन पढ़ के आए हैं, वहाँ पर जो एनर्जी यूज़ होती है वो लाइट एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी होती है। और जबकि ईटीएस में जो हम प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करते हैं उसके पीछे जो एनर्जी होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन की होती है कि एक से जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास जाएगा, जिसके पास जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जिससे निकला वो बाहर, जिससे बाहर निकल गया वो ऑक्सीडाइज हो गया, और जिसके पास चला गया वो रिड्यूस हो गया। ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन जो होती है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मुझे इलेक्ट्रॉन दो वाली बात करती है वो, इसी वजह से वो ऑक्सीजन जो है साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन लेकर के वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है, इफ फैटी एसिड वर टू बी रेस्पायर्ड दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू। तो फैटी एसिड को किस में जाना पड़ता है, पहले बीटा ऑक्सीडेशन में जाना पड़ता है, और बीटा ऑक्सीडेशन से वो क्या प्रोड्यूस करती है, एसिटाइल को एंजाइम ए। ग्लिसरॉल किस में कहाँ से एंटर करता है, DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये DHAP बनेगी जो आइसोमरेज एंजाइम से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा PGAL में, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा, ये फैट है, फैट ब्रेकडाउन हुआ लाइपेस से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल एंटर हो गया किसमें, मैंने आपको बताया ग्लिसरॉल एंटर हुआ DHAP से, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल को एंजाइम में जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा C। देन ग्लिसरॉल एंटर्स रेस्पिरेशन पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ग्लिसरॉल एंटर रेस्पिरेशन पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू, दैट इज, ये अभी जस्ट हमने बात की, दैट इज DHAP से कन्वर्ट होकर के जाएगा वो PGL। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में PGL ही पार्टिसिपेट करता है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम से PGAL एंड DHAP में टूटता है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट टूटा एल्डोलेज एंजाइम से PGAL और DHAP में। हम सोचे DHAP से हम 1,3 बाई PGA बना लें, तो ये नहीं होता है, इसको वापस इसमें कन्वर्ट होकर के जाना पड़ता है। तो ग्लिसरॉल DHAP में कन्वर्ट होगा, और DHAP जो है PGL में, मतलब ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में DHAP यूटिलाइज नहीं होता, DHAP आइसोमरेज एंजाइम से PGL में कन्वर्ट होकर के ही यूटिलाइज होता है ग्लाइकोलिसिस में। तो आंसर हो गया C। क्वेश्चन है, when carbohydrate are used as substrate and completely oxidized RQ will be। तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के केस में कार्बन और ऑक्सीजन का इक्वल अमाउंट होता है, तो उनके केस में जो RQ वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसको कई बार कर लिया अभी हमने। क्वेश्चन है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन इज। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो NCERT ने दी है। और जब यूबिक्विनोन जो होता है, यूबिक्विनोन जो है जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को रिसीव करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, जिसे कि हम यूबिक्विनॉल कहते हैं। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन पास थ्रू इनर मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर चैम्बर टू मैट्रिक्स में भेजना हमें। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी सी चीज़ क्लियर हो रही है इस क्वेश्चन से। तो मतलब क्रिएट भी इसीलिए किया है इस क्वेश्चन, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बोल रहा है हाइड्रोजन आयन को हमको कहाँ से भेजना है, इनर मेम्ब्रेन से, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से हमें आयन पास थ्रू इनर मेम्ब्रेन, इससे पास करवाना है फ्रॉम आउटर चैम्बर टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब आउटर चैम्बर से मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो किसके थ्रू आते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स 5 से आते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 कौन है आपका, दैट इज F0 F1 पार्टिकल। F0 में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए चैनल प्रोटीन होता है, वो हमने F0 F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर जब लेक्चर में समझी तो क्लियरली देखा था। तो F0 में चैनल प्रोटीन है जो प्रोटॉन्स को आउटर चैम्बर से मैट्रिक्स में सेंड करेगा। ठीक है, और जब 4 प्रोटॉन इस तरीके से डिफ्यूज होंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करेंगे, तो 4 प्रोटॉन जब आउटर चैम्बर से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाते हैं तो एक ATP की सिंथेसिस हो जाती है। नई NCERT में रेक्टिफिकेशन हो चुका है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत हो, 2H नहीं करना है। NCERT में नई NCERT जो आप लोगों को एग्जाम के लिए अप्लीकेबल होगी,
2022 के लिए जो एनसीईआरटी है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है कि वो आउटर चैम्बर से मैट्रिक्स में भेज रहा है, तो वो तो कॉम्प्लेक्स 5 से होगा, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स 5 है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। ओके, अब ये क्वेश्चन स्पेशली क्रिएट इसलिए किया है कि दैट इज एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। दैट इज हम देखते हैं कि जब इस क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन दिया है उसका आंसर तो डी नन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको हाइड्रोजन आयन को के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर लो कि हम मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन को भेजेंगे कहाँ पे, दैट इज आउटर चैम्बर में, ठीक है। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमने ये देखा था कि एक NaDH2 जो है, एक NaDH2 कितने प्रोटॉन्स को पास कराएगा, ये इलेक्ट्रॉन बोला हो तो प्रोटॉन ही आएगा जाएगा, यहाँ पे ये चीज को याद रखना, ठीक है। एक NaDH2 कितने प्रोटॉन्स भेजता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आउटर चैम्बर में, 10। और एक FADH2 कितना भेजता है, ये भेजता है 4 कम हो गया ना, तो ये हो गया 6, ठीक है, 6 भेजता है। तो अब देखो यहाँ पर हम फिट करा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 है ये, फिर कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, दैट इज FADH2। ओके, देन उसके बाद ये हुआ कॉम्प्लेक्स 3 हुआ, और ये कॉम्प्लेक्स 4 हुआ जो कि साइटोक्रोम A3 है, और A3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को पास कराता है किस पे, दैट इज ऑक्सीजन पे। तो ये कॉम्प्लेक्स अरेंज है इस तरीके से। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन है, ये वाला जो है 4 प्रोटॉन्स को पास कराएगा, ये कोई भी प्रोटॉन को पास नहीं कराता है, ये कितने प्रोटॉन्स को पास कराता है, ये भी 4 प्रोटॉन को पास कराता है, और ये वाला जो है 2 प्रोटॉन को पास कराता है। तो मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी बोला, पूरा सीक्वेंस आपको आयरन सल्फर से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है। तो अब ये पहला तो क्वेश्चन हमने एज इट इज समझ लिया, जिसका आंसर नन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये करवा रहे हैं हम, ये देख रहे हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन पास होकर के आउटर चैम्बर में जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन को क्रॉस करवा रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन को पास करवा रहा है, एंड कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन को पास करवा रहा है, जो कि आप एनसीईआरटी की इमेज में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्रिएट इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था कि हाँ, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरी तरीके से कि कौन सा कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स 2 जो है कोई प्रोटॉन को क्रॉस नहीं कराता है, FADH2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन को इससे देता है, इसको देता है, क्लियर। और हमने क्लियरली देखा एक NaDH2 10 प्रोटॉन, एक और 4 प्रोटॉन जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज F0F1 पार्टिकल से करते हैं, तो 4 प्रोटॉन करते हैं तो 1 ATP की सिंथेसिस होती है। तो 10 प्रोटॉन करेंगे तो एग्जैक्टली 2.5 की होगी, बट हम उसको राउंड फिगर में पढ़ते हैं, दैट इज 3 ATP। ओके, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना कि 2.5 ATP क्यों नहीं, 3 ATP ही क्यों, दैट इज वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हर जगह आपको यही मिलेगा, अच्छी से अच्छी बुक देख लीजिए। एक NaDH2 एक्चुअली 10 प्रोटॉन को क्रॉस कराता है, वो एग्जैक्टली 2.5 ATP की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट हम उसको पढ़ते हैं दैट इज 3 ATP। ओके, तो इस क्वेश्चन को यदि, हाँ, इस क्वेश्चन को जो मैंने चेंज किया है क्वेश्चन, उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बोथ A एंड B, ठीक है। जो क्वेश्चन चेंज किया मैंने, ये जो एज इट इज के हिसाब से तो D है, और चेंज के हिसाब से यदि मैं प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से आउटर चैम्बर में भेजती हूं, तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, 1 इन्वॉल्व होता है, 3 इन्वॉल्व होता है, एंड 4 इन्वॉल्व होता है, 2 जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, तो दोनों तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन है द यूबिक्विनोन इज रिड्यूस्ड बाय, तो अब है ये मतलब अंदर से खिंचा हुआ क्वेश्चन है। यूबिक्विनोन जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के आयरन सल्फर प्रोटीन से प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। देखना इमेज में इसको, ठीक है, ये आप लोग देखोगे। सो ये हो गया। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ये जरूर याद रखो। देन वाई O2 इज सो इम्पॉर्टेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की लास्ट स्टेप में यूज होती है, वो क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो बोलती है, तो ETS ले जा करके उसको इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे देते हैं, और इस तरीके से सिस्टम से वो हाइड्रोजन को कलेक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सिस्टम। ओके, ये हो गया।
तो बिल्कुल इजी है ये टॉपिक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लंबा भी नहीं हुआ है। और दूसरी चीज आप लोग एक साउंड का बोल रहे हो, बट जस्ट मिनट, हाँ साउंड का मेरी मेरी मतलब बात हुई है, आज भी सुबह मैसेज आया था कि मैम साउंड फाइन है, साउंड का इशू नहीं है, एक वाइट बैकग्राउंड का इशू है, हो रहा है जो भी कुछ लोगों ने कंप्लेंट की कि ब्लैक बैकग्राउंड, बट वो अभी इमीडिएटली नहीं हो सकता क्योंकि नेक टू नेक रिकॉर्डिंग चल रही है। और मैंने जैसे पहले भी बोला कि यदि मैं ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ करती हूँ तो रिफ्लेक्शन का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इस वजह से। तो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर करो इसको, जल्दी से ही मैं इसको रेक्टिफाई करूँगी, ओके। और बहुत अच्छे से टॉपिक कर लो, ये एटीएस को बहुत अच्छे से पढ़ लो, छोटी वाली क्रैप साइकिल को भी अच्छे से देख लो कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है उसमें। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं और बिल्कुल ईजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, दोनों चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बोरियत होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। तो बिल्कुल 3-4 जो क्वेश्चन आएंगे यानी आपके 9 से 12 नंबर इस टॉपिक के पक्के हैं। थैंक यू, टेक केयर।